सास की रसोई में पहली बार उतरी करोड़पति बहू। अरे वो देखो हमारा हीरो आ गया। विराज की आवाज सुनकर कॉलेज कैंपस में फ्रेशर पार्टी कर रहे सभी स्टूडेंट्स कॉलेज गेट की तरफ देखते हैं, जहां मर्सिडीज कार के सनरूफ से बाहर निकला राघव कॉलेज के अंदर एंट्री लेता है। मर्सिडीज रुकते ही राघव नीचे उतरता है। राघव ने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं। अरे आ गए हमारी कॉलेज की आन बान शान, राघव भैया। ओह माय गॉड, राघव कितना हैंडसम है। मुझे पहले ही पता था इस बार भी फ्रेशर पार्टी में बेस्ट एंट्री राघव की होगी। फ्रेशर पार्टी में आई नंदिनी राघव से इंप्रेस होकर अपने दोस्तों से, नीलम शनाया, मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ, इसे नहीं जानती। कौन है ये है राघव, कॉलेज की हर लड़कियों के दिलों पर राज करता है। ऐसी कौन सी बात है इसमें, क्योंकि कॉलेज के फटीचे लड़कों जैसा नहीं है। ये ब्रांडेड कपड़े पहनता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बहुत रिच है। ओह ये बात है, वैसे देखने में अच्छा है और एंट्री भी हीरो की तरह ली है। मेरा स्टैंडर्ड मैच कर रहा है। राघव स्टूडेंट के बीच में आकर फ्लेक्स करने लगता है। सभी स्टूडेंट्स राघव की रॉयल एंट्री, महंगे कपड़े और महंगी एक्सेसरीज से इंप्रेस होते हैं। ऐसी फ्रेशर पार्टी खत्म होती है। कुछ दिनों बाद नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठी होती है, तभी राघव आता है। अरे कैंटीन वाले अंकल, आज किसी भी स्टूडेंट से पैसे मत लीजिएगा, आज सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ट्रीट है। 3 cheers फॉर राघव। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। यार ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह है, अमीर है, हाई लिविंग, ऑफिस स्टैंडर्ड और मेरी तरह खर्चीला भी है। बाकी पूरे कॉलेज में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो मेरे टाइप का हो। सभी भूखे नंगे राघव की ट्रीट देते ही कैंटीन काउंटर की तरफ दौड़ पड़े। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। नंदिनी रोज राघव को कॉलेज में अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स पर खर्च करते हुए देखती है। एक दिन नंदिनी जानबूझकर कॉलेज कैंपस में राघव से टकरा जाती है। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। इट्स ओके, मुझे ध्यान देना चाहिए था। ब्रांडेड कपड़े, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, ये भी बहुत रिच है। इसे तो इम्प्रेस करना ही है, यही मेरा टाइप का है और मुझे पसंद भी है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हारी रॉयल एंट्री देखी तो पूरी हीरो वाली एंट्री थी। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ थैंक यू। मैं तो बस कैजुअली एंट्री करता हूँ, सब लोगों को पसंद आ जाती है तो मैं क्या करूँ। अरे वैसे हम लोग कॉफी पीने चल सकते हैं क्या? यस लेट्स गो। राघव फोन करके अपनी महंगी गाड़ी मंगवाता है और नंदिनी को गाड़ी में बिठाकर स्टारबक्स लेकर जाता है। मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? 2 कैपुचिनो। वेटर कैपुचिनो लाता है। नंदिनी और राघव कैपुचिनो पीते हुए बात करते हैं। इसी तरह दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती हैं। ऐसे ही एक दिन राघव नंदिनी को लेकर बीच आता है। नंदिनी, तुम और कुछ खाओगी? नहीं राघव, तुमने ऑलरेडी मुझे कोकोनट वाटर पिलाया है। राघव, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। वो एक्चुअली राघव, आई फॉल इन लव विद यू। अरे नंदिनी, एक्चुअली आई ऑल्सो लव यू। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। राघव और नंदिनी रिलेशनशिप में आकर डेटिंग करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन कॉलेज के बाद राघव अपने मिडिल क्लास घर में आता है। माँ, कहाँ हो? अरे बहुत जोर की भूख लगी है। अपनी रसोई में काम करती हुई शारदा बाहर आती है। आ गया राघव, डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। राघव अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता है और शारदा सभी को दाल चावल परोसती है। मम्मी, लंच में इटालियन या कॉन्टिनेंटल क्यों नहीं बनाती हो? अरे बाप दादा नमक रोटी खाते हुए गले पर कमर तोड़ रहे हैं और साहबजादे की हवाबाजी ही खत्म नहीं होती। जो मिल रहा है चुपचाप खा। भैया, आपने ये कपड़े कहाँ से लिए? काफी अच्छे हैं। अरे अच्छे तो होंगे ही, मेरे कपड़े जो हैं। भैया, ये कपड़े पहनकर आपका मन भर जाए तो मुझे दे देना। अरे मेरे बड़े पोते को नजर मत लगा देना। हाँ, सब अपना अपना खाना खाओ। खाना खाकर पूरा परिवार अपने कमरे में चला जाता है। वहीं राघव शारदा के पीछे किचन में आता है। मेरे पीछे क्यों आ रहा है? क्या चाहिए? माँ, 5,000 रुपए दो ना। 5,000 रुपए? अभी तू 1 हफ्ते पहले ही 5,000 रुपए लेकर गया था ना। माँ, वो पैसे तो खर्च हो गए। जा अपने पापा से ले ले। पापा के गले में सिर्फ प्रीति और राहुल के लिए पैसे होते हैं, मुझे वो कहाँ पैसे देते हैं, तुम दो ना। अच्छा ठीक है, कल मेरी पेंशन आएगी तो ले लेना। अगले दिन शारदा अपनी पेंशन के 5,000 रुपए राघव को देती है। पैसे लेकर राघव सस्ते बाजार आता है और कपड़ों की सेकंड कॉपी खरीदता है। बिल्कुल ब्रांडेड लग रहे हैं, अब इसे पहनकर नंदिनी को इंप्रेस करूंगा। जी वैगन भी रेट पर ले लेता हूं। राघव सेकंड कॉपी कपड़े पहनकर रेंट पर मंगवाई जी वैगन में नंदिनी को लेकर घूमने निकल जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल के छोटे से किराने की दुकान में शारदा नाश्ता लेकर आती है। क्या बात है जी, हमारी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं? अरे आजकल सभी ग्राहक ऑनलाइन सामान लेते हैं, हमारे छोटे से किराने की दुकान में कहाँ कोई ग्राहक आता है। वैसे लोन की EMI भरनी है और 5,000 रुपए कम पड़ रही है।
तुम्हारी पेंशन आई होगी ना, वो मुझे दे दो। वो पेंशन के पैसे? क्या हुआ पेंशन के पैसों को? वो तो मैंने राघव को दे दिए हैं। अरे ये लड़का दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। लोन देकर उसे इतने बड़े कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करवा रहा हूं और पढ़ाई में उसका 1% भी ध्यान नहीं है। ऊपर से तुम उसे पैसे पर पैसे दिए जा रही हो। ऐसी रात होती है, राघव घर आता है जहां रामलाल सभी के साथ कुछ लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होता है। पापा, ये लड़की कैसी है? और ये लड़की कैसी है? कोई अच्छी लड़की नहीं है क्या? राघव सभी के पास आता है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तेरी शादी करवाने के लिए लड़की पसंद कर रहे हैं। तुझ पर जिम्मेदारी आएगी तब तू सुधरेगा। पापा, मैं कौन से बुरे काम करता हूं जो आप मुझे सुधारने के लिए मेरी शादी करवा रहे हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन राघव कॉलेज कैंटीन में नंदिनी के साथ बैठा होता है। मेरे चाचा ना मेरे पापा से शादी की बात कर रहे थे, पर मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तो अब हम क्या करें? करना क्या है, मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। पापा तो है या नहीं, तुम्हें चाचा से बात करनी पड़ेगी। पापा से मैं फोन पर बात कर लूंगी। राघव अपने घर चला जाता है और रात में सभी के साथ हॉल में बैठा होता है। अरे ये देखो, मुझे ये लड़की मिल गई। राघव की शादी इसी लड़के से करवाऊंगा। पापा, अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो मेरी पसंद की लड़की से करवा दीजिए। अच्छा, तो इसीलिए तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है बिल्कुल। अरे चुप कर तू राघव। बेटा, कौन लड़की है पसंद तुझे? नंदिनी, करोड़पति है। आप लोग कल ही मेरे साथ उसके घर रिश्ता लेकर चलिए। ए जी, मान जाइए, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें तो किसी से भी शादी ही करवानी है। ठीक है। अगले दिन राघव रेंट पर ली हुई BMW में अपने पूरे परिवार को अच्छे कपड़े पहनाकर नंदिनी के चाचा के आलीशान बंगले के मेन गेट से एंट्री लेता है। वहीं दरवाजे पे नंदिनी ने जैसा कहा था, लड़का बिल्कुल वैसा ही है। BMW से आ रहा है, वो भी लेटेस्ट मॉडल। कैलाश पूरे परिवार का स्वागत करता है और सभी को अपने बड़े हॉल में सोफे पर बिठाता है। वाह, क्या ठाट बाट है इनके। ऐसे घर खानदान में ही मेरी भतीजी जानी चाहिए। भाई साहब, घर में और कोई नहीं दिख रहा है? जी, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरी भतीजी के मम्मी पापा विदेश में रहते हैं। नंदिनी तो बस कुछ दिनों के लिए इंडिया आई थी। मन लगा रही इसलिए मैंने इसका नाम कॉलेज में लिखवा दिया था। बेटा, ये तो भाग्य का लिखा था। भगवान चाहता था दोनों बच्चों की शादी हो, इसलिए विदेश से नंदिनी यहाँ आई और मेरे पोते से मिली। अरे तो भाई साहब, आपका क्या कहना है? कहना क्या है, रिश्ता पक्का समझिए और आप लोग शादी की तारीख निकालिए। राघव के नकली ठाट बाट देखकर कैलाश रिश्ता तय कर देता है। वहीं रामलाल और शारदा शादी की तारीख निकलवाते हैं और तय तारीख के दिन मंडप में राघव और नंदिनी की शादी हो रही होती है। मेरी बेटी की शादी है और हम लोग भी सही से शादी में शामिल नहीं हो पाए। समझी जी, शादियों की रस्मों में तो आपसे मिलना नहीं हो पाया। बहू के गृह प्रवेश के बाद आप भी आइएगा हमारे घर। अरे समझी जी, विदाई के बाद हमें तुरंत विदेश निकलना पड़ेगा, पर हम समय निकाल कर जरूर आएंगे। ऐसी शादी संपन्न होती है। नंदिनी विदा होती है और कृष्णलाल और अश्विनी दोबारा विदेश के लिए निकल जाते हैं। वहीं नंदिनी रॉल्स रॉयस से अपने मिडिल क्लास ससुराल के बाहर उतरती है जहां पूरा परिवार खड़ा होता है। राघव, ये कैसा घर है? तुम मुझे कहाँ लेकर चले आए? अरे नंदिनी, यही तुम्हारा ससुराल है। राघव, ये क्या मजाक कर रहे हो? इससे बड़े घर में तो मेरे अब्रॉड के नौकर रहते हैं। बहू, ये तेरा ससुराल है, तो इसकी तुलना नौकरों से क्यों कर रही है? क्यों ना कंपेयर करूं? रिच फैमिली से मेरी शादी हुई है और इतना छोटा घर। रिच फैमिली? भाभी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है। राघव, तुमने तो कहा था पापा जी का बिजनेस है। हाँ पापा, किराना स्टोर चलाते हैं। राघव, तुमने मुझसे झूठ कहा। किराना स्टोर को तुम बिजनेस कहते हो और तुम्हारे घर की पार्किंग कहाँ है? क्या तुम्हारे घर की महंगी गाड़ियां खड़ी रहती है? राघव, तूने बहू को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है? नंदिनी, तुम दरवाजे के पास खड़ी क्या बकवास बातें करने लगी? पहले गृह प्रवेश करो, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मैं कोई गृह प्रवेश नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। नंदिनी कैब बुक करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। सेठ करोड़पति बहू लाने से घर की रसोई नहीं संभलती। देखो, अब भाग गई ना अपने यार के पास। अरे तो भागेगी ना, करोड़पति घर की लड़की है। आंटी, पेट पूजा तो आपने कर ली है, अब मुंह पूजा करने की जरूरत नहीं है। घर जाइए और अपने टीवी सीरियल देखिए, ये मेरा फैमिली मैटर है। राघव के जवाब से सभी रिश्तेदार और पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं। वहीं राघव घर के अंदर आ रहा होता है, तभी रामलाल। अरे खबरदार, जो एक भी कदम घर में रखा, पहले जा बहू को लेकर आ। बहू के बिना तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा। बेटा, तेरी हवाबाजी के चक्कर में घर की मान सम्मान और गृह लक्ष्मी दरवाजे से लौट गई। उसे लिए बिना वापस मत आना, चाहे कुछ भी करना पड़े। राघव नंदिनी के मायके नंदिनी के कमरे में आता है।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कमरे तक चले आए। नंदिनी तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम महंगे कपड़े पहनते थे, महंगी गाड़ियों में आते थे, मुझे लगा तुम मेरे स्टैंडर्ड के हो, पर तुम तो एक मिडिल क्लास हवाबाज लड़के निकले। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। नंदिनी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सच है कि मैं हवाबाज हूँ, पर मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मेरा यकीन करो, और तुम्हारे ससुराल में मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ओके, अगर मुझे 1% की भी किसी चीज की कमी हुई तो मैं उसी वक्त तुम्हें डिवोर्स दूंगी और एलुमिनी भी लूंगी तुमसे, समझे? राघव नंदिनी की बात मान लेता है और नंदिनी राघव के साथ अपने ससुराल आती है और कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सभी हॉल में आते हैं। बहू, कभी ऐसे ससुराल के दरवाजे से लौट कर मत जाना। तू हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। अब तू अपने कमरे में जा और आराम कर। कल तेरी पहली रसोई की रस्म है। शादी के बाद भी रस्म होती है। ओह माय गॉड, और कितनी रस्में होंगी। ऐसी सोचते हुए प्रीति नंदिनी को उसके कमरे में पहुंचाती है। छोटे कमरे में नंदिनी अकेले सोती है। राघव कमरे के बाहर सोता है और अगले दिन नंदिनी कमरे में सो रही होती है, तभी प्रीति आती है। भाभी उठिए, कितना सोएंगी, उठिए। हाँ हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी पहली रसोई है। ठीक है, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। प्रीति कमरे के बाहर चली जाती है और वहीं नंदिनी उठकर खड़ी होती है। नंदिनी और बाथरूम में जाकर नहाकर बाहर आती है और नंदिनी अपनी अलमारी खोलती है और एक ब्राइडल गाउन, हैवी मेकअप और हील्स पहनकर हॉल में आती है। बहू, तू इतना तैयार होकर क्यों आई है? मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। पर आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए? मेरी पहली रसोई की रस्म है तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। बहू, पहली रसोई की रस्म में इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? तभी घर में ढोल बजाने और कैमरामैन आते हैं। अरे भैया, तुम कौन हो? गलत घर में चले आए हो। नहीं सर, एड्रेस तो यहीं का है, मिसेस नंदिनी के नाम से है। भाभी, आपने कैमरामैन और बैंड बाजे वालों को क्यों बुलाया है? हाँ, मैं जब तैयार हो रही थी तब मैंने खिड़की से देखा था कि यहाँ कोई फोटोग्राफर और ढोल वाला नहीं है, इसलिए मैंने इनको फोन करके बुला लिया है। अब मैं अपनी पहली रसोई रिकॉर्ड करवाऊंगी और डांस भी करूंगी। ढोल वालों की ताल पर नंदिनी झूम झूम कर नाचने लगती है। नंदिनी अपने सास ससुर, दादी सास और पूरे परिवार को जबरदस्ती अपने साथ डांस करवाती है। दादी सासू माँ डांस कीजिए, बहुत मजा आएगा। आप लोग भी डांस कीजिए। आओ राघव, राहुल, तुम लोग भी डांस करो। ये क्या शारदा, पहली रसोई में डांस कोई करता है क्या? अरे बहू का मन है तो करने दीजिए। कैमरा और ढोल वाले भी बहू ने ही बुलाए हैं, हम भी थोड़ा बहुत नाच लेते हैं। कैमरामैन सभी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी गंगा देवी परेशान होकर नंदिनी से, बहू, अब तेरा नाचना गाना हो गया हो तो रस्म भी पूरी कर लो। हाँ हाँ, पहले रस्म कर लेते हैं। आप बताइए मुझे क्या करना है? क्या करना है मतलब? पहली रसोई की रस्म है, वही पूछ रही हूँ। ये रस्म कैसे की जाती, क्या होता है इस रस्म में? भाभी, आप कौन से गृह से आई हैं? आपको पहली रसोई नहीं पता और पूरे घर को नचा दिया। बहू, पहली रसोई में अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाया जाता है। मुझसे खाना वाना बनाना नहीं होगा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं बहू, तू रसोई में चल, तेरी सास और मैं तुझे खाना बनाना सिखाएंगे। शारदा और गंगा देवी नंदिनी को लेकर रसोई में आती हैं। बहू, ये वो रसोई है जहाँ पहली बार चूल्हा जलाया था। यहाँ तेरे पूरे ससुराल की पसंद की चीजें बनती हैं। वर्षों से मैंने इस रसोई को संजोया है, एक एक डिब्बे को अपने हाथों से सजाया है। आज से इस रसोई की जिम्मेदारी तेरी है, इसका ख्याल रखना। शारदा आंचल से अपने आंसू पोंछती है और आटा गूंथ कर नंदिनी से पराठे सिकवा रही होती है। बहू, ये जिस भी देश का नक्शा तूने बनाया है उसे पलट दे ताकि दोनों तरफ से पक जाए। नंदिनी गैस चूल्हे पर रखा तवा ही पलट देती है। वाह बहू, क्या दिमाग लगाया है। इतना दिमाग तो सिर्फ सिर में रखना मुश्किल है, थोड़ा दिमाग घुटने में भी रखा होगा ना। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? आप लोगों का मुंह क्यों बना है? गलत नहीं तो क्या सही किया है? पराठा पलटने को कहा था, तवा नहीं। मुझे नहीं बनाना खाना, मैं जा रही हूँ डांस करने। अरे अरे बहू, पहले रस्म तो पूरी कर ले। अभी तो तूने सिर्फ एक ही पराठा बनाया है। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ एसी लगवाई है, उसके बाद मैं रस्म करूंगी। ऐसा मत कर बहू, कम से कम सबके लिए एक एक पराठा ही बना दे। मेरी प्यारी बहू है ना। बनाऊंगी, पर आप लोग मुझे डांटोगे तो नहीं, और जैसा बनाऊंगी वैसा ही खाना पड़ेगा। हाँ बहू, तू जैसा बनाएगी हम वैसा ही खाएंगे, बस तू रस्म पूरी कर दे। ओके, कैमरामैन को अंदर बुलाइए, मैं उससे अपनी खाने की रील बनवाऊंगी और वीडियो शूट करवाऊंगी। कैमरामैन नंदिनी की रील और तरह तरह के एंगल से वीडियो शूटिंग करने लगता है। वहीं नंदिनी आधे जले और कच्चे पराठे बनाती है, साथ में खीर बनाकर घर वालों को डाइनिंग टेबल पर परोसती है और खुद भी खाने बैठ जाती है। अरे ये कैसी पहली रसोई है, जले हुए कच्चे पराठे और ये खीर। क्या भाभी, आपने पहले रसोई का मूड खराब कर दिया। मुझे लगा था आप कुछ अच्छा बनाएंगी। बहू ने जो बनाया है चुपचाप खा लीजिए। तभी डोरबेल बजती है। नंदिनी दरवाजे पर जाकर अपना ऑर्डर किया हुआ कॉन्टिनेंटल फूड लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। भाभी, आपने अपने लिए कॉन्टिनेंटल फूड ऑर्डर किया है और हमें ये जले हुए पराठे और खीर खिला रही हैं।
हाँ, क्योंकि मैं इतना तेल वाला पराठा नहीं खाती हूँ और ना ही इतनी चीनी वाली खीर खा सकती हूँ, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। ऐसे नंदिनी की पहली रसोई पूरी होती है। अगले दिन नंदिनी सुबह सुबह रसोई में आती है। आ गई मेरी बहू, आजा तुझे दाल चावल बनाना सिखाऊं। मुझे कुछ नहीं सीखना है, मैं ये बताने आई हूँ कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों बहू, अब क्या हो गया? मेरे कमरे में एसी क्यों नहीं है? मुझे कल रात बिना एसी के बिल्कुल नींद नहीं आई। बहू, हम मिडिल क्लास लोग हैं, एसी नहीं खरीद सकते, तू घर छोड़कर मत जा। मैं तो जाऊंगी, मुझे एसी वाला कमरा चाहिए। शारदा नंदिनी की बात सुनकर पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा कर देती है। अरे बहू, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे कमरे में पंखा लगा तो है। नहीं, मुझे एसी चाहिए, मुझे बिना एसी की नींद नहीं आती। पापा एसी लगवा दीजिए ना, मैं नंदिनी को वापस लेकर आया हूँ और मैंने उससे कहा भी है कि उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अगर किसी चीज की कमी हुई तो नंदिनी अपने मायके वापस चली जाएगी। ए जी, एक एसी लगवा दीजिए ना। बहू बेटा आराम से गर्मी में सो पाएंगे, वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ गई है। अपनी जमा पूंजी से रामलाल नंदिनी के कमरे में एसी लगवाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा नंदिनी के साथ रसोई घर में खाना बना रही होती है। आज खाने में मुझे फ्रूट सलाद चाहिए। अच्छा ठीक है बहू, पर फ्रूट सलाद में क्या खाएगी? कीवी, एवोकाडो, ब्रोकली, बीटरूट और ड्रैगन फ्रूट। अरे बाप रे बहू, ये तो सुनने में काफी महंगे लग रहे हैं, हमारे बाजार में ये मिलते भी नहीं होंगे। हाँ मुझे पता है, मैंने ऑनलाइन मंगवाती हूँ या अब्रॉड से आते हैं। थोड़ी देर में एक डिलीवरी बॉय आता है और शारदा दरवाजा खोलती है। जी भैया, ये कैसा पार्सल है? नंदिनी जी का पार्सल है और 7,000 रुपए हुए। नंदिनी के मंगवाए फलों के नाम सुनकर शारदा शौक में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नंदिनी शारदा और राघव के पास आती है। मेरे सभी ड्रेस और कपड़े मैं एक बार पहन चुकी हूँ, अब मुझे न्यू ड्रेस चाहिए। बहू, इतने महंगे कपड़े सिर्फ 1-2 बार पहने हैं, अभी तो ये बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ। आप या तो मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं, इन पड़ोसियों को तो मौका चाहिए हमारी बदनामी करने का। रुक जा, मैं तुझे पैसे देती हूँ। शारदा से पैसे लेकर नंदिनी राघव और अपनी नंद और देवर के साथ शहर के बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आती है। जी मैम, आपको किस तरह की ड्रेस दिखाऊं? मुझे ब्रांडेड कपड़े दिखाइए, ज़ारा, H&M जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े। नंदिनी महंगे कपड़े, मैचिंग एक्सेसरीज और कुछ सामान खरीदती है। भाभी, आपने तो बहुत सारा सामान खरीद लिया है, इसके कितने पैसे हो जाएंगे? मैम कितने पैसे हुए? सर 20,000 रुपए हुए। मैं कह रही थी ना कि ये सब 5,000 में नहीं होगा, अब जल्दी से पेमेंट क्लियर करो। राघव फोन करके रामलाल और शारदा से पैसे मंगवाता है और पेमेंट करके सभी घर पहुंचते हैं। अरे ऐसी कौन सी शॉपिंग की तुम लोगों ने जो 20,000 रुपए फूंक दिए? हमने नहीं, भाभी ने शॉपिंग की है और सिर्फ 6-7 जोड़ी कपड़े खरीदे हैं। इतने महंगे कपड़े खरीदे हैं कि 20,000 रुपए हो गए। भाभी का एक टी शर्ट ही 2,500 रुपए का है और एक सैंडल 5,500 रुपए की है। ये सुनते ही शारदा बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग शारदा को सोफे पर लिटाते हैं और राघव शारदा पर पानी छिड़कता है। क्या हुआ मम्मी, आप बेहोश कैसे हो गई? बहू, जितने में तुमने शॉपिंग की है उतने में हमारा पूरा परिवार 4 महीने आराम से खाता है और तूने सिर्फ कुछ कपड़ों में इतने पैसे खर्च कर दिए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। नंदनी बहू, जरा मेरे साथ सब्जी मंडी चल, सब्जी लेकर आनी है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, आप गाड़ी मंगवा लीजिए। बहू, ना गाड़ी की जरूरत है ना तेरे तैयार होने की जरूरत है। तू इतना तैयार है कि सीधे किसी शादी में जा सकती है। और कितना तैयार होगी, यहीं पास में जाना है। नहीं, बाहर खूब बहुत धूप है, मैं एसी वाली गाड़ी में ही जाऊंगी। अरे बहुत सारा चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, थोड़ी ही दूर है, चल बातें करते हुए चलते हैं। शारदा नंदिनी को लेकर सब्जी मंडी आती है। मम्मी जी, कैसी जगह है, आप मुझे लेकर आ गई हैं। यहाँ कितनी गर्मी हो रही है और सब्जियां भी अच्छी नहीं है, मैं आपको अच्छी वेजिटेबल खरीदवाती हूँ। इतना कहकर नंदिनी शारदा को एक महंगी वेजिटेबल शॉप में लेकर आती है। अरे बहू, यहाँ तो 20 रुपए के आलू 45 रुपए के दे रहे हैं। इतनी महंगी सब्जियां, यहाँ पर सब्जी का दाम बहुत ज्यादा है। मम्मी जी, यहाँ सब्जियों के दाम ज्यादा नहीं है, यहाँ गुड क्वालिटी सब्जियां हैं। देखिए, इन पर ब्रांड के टैग लगे हुए हैं। बहू, ये स्टिकर और ब्रांड के टैग तो बाद में लगाए जाते हैं, उगे तो ये जमीन में ही है। चल अब सब्जी मंडी में से सब्जी खरीद लेते हैं। मैं नहीं खरीदूंगी सब्जी मंडी से सब्जी, हम लोग यहीं से सब्जी खरीदेंगे। शारदा मजबूरन ज्यादा दाम में सब्जियां खरीदती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरे परिवार को एक शादी का इनविटेशन आता है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद कहीं से इनविटेशन आया है, बहुत मजा आएगा। हम सभी को पार्टी में जाना है, तो चलिए हम अपने लिए शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग? बहू, हमारे पास कपड़े हैं, गहने हैं, सब कुछ तो है। ओ माय गॉड, आप लोग कितने गरीब है। मैं किसी भी पार्टी के लिए न्यू ड्रेस लेती हूँ और इस पार्टी के लिए भी मैं अपनी स्पेशल न्यू ड्रेस लूंगी। बहू, अभी तो कुछ दिन पहले तूने 20,000 के कपड़े लिए थे, उन्हीं में से कुछ पहन लेना। अपनी पहली रसोई में जो पहना था वही पहन ले। नहीं,
मुझे दूसरे कपड़े ही चाहिए। नहीं है बहू दूसरे कपड़े, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम तेरे इतने महंगे शौक पूरे करें। ठीक है, तो फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। मुझसे गलती हो गई कि मैं यहाँ रुक गई थी। नंदिनी अपने मायके चली जाती है। वहीं पड़ोसिनें बातें बनाना शुरू करती हैं। देखा, फिर चली गई ना इनकी बहू। न जाने क्यों उस बच्ची की जिंदगी खराब कर रहे हैं ये लोग। क्या जरूरत थी करोड़पति बहू लाने की जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक दिन रामलाल गल्ले पर बैठा होता है। अरे भाई क्या हुआ रामलाल जी, मैंने सुना है आपकी बहू घर छोड़कर चली गई। ऐसी क्या कमी है आपके परिवार में? अरे मेरे परिवार में कोई कमी नहीं है और ना ही मेरी बहू घर छोड़कर गई है। बस कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी और आज आ भी जाएगी। रामलाल और शारदा तुरंत नंदिनी के मायके आते हैं। बहू तू घर वापस चल, पार्टी में जाने के लिए हम तुझे नए कपड़े खरीदवाएंगे। सिर्फ नए कपड़े ही नहीं, मैं गाड़ी से पार्टी में जाऊंगी और अपनी पार्टी ड्रेस की मैचिंग एक्सेसरीज भी खरीदूंगी। बहू तुझे जो खरीदने का मन हो तू खरीदना, हमारे साथ चल, हम तुझे आज ही शॉपिंग करवाएंगे। नंदिनी अपने पूरे ससुराल के साथ एक डिजाइनर के शोरूम में आती है। जी कहिए, आपको कैसी ड्रेस चाहिए? मुझे एक स्पेशल ड्रेस चाहिए जो आज तक किसी ने ना पहनी हो, सिर्फ मेरे पास हो। जी, मैंने कल ही एक सुंदर सी ड्रेस डिजाइन की है। 1.5 लाख रुपए प्राइस है। ठीक है, इसे पैक कर दो। ड्रेस खरीदकर नंदिनी डायमंड ज्वेलरी की शॉप में आती है और डायमंड का नेकलेस खरीदती है। ऐसी रात होती है, रामलाल और शारदा अपने कमरे में बैठे होते हैं। हमारी करोड़पति बहू के नखरे उठाने में तो हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है और अब एफडी भी तोड़नी पड़ रही है। अरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 1000-2000 रुपए बचे हुए हैं। इसी चिंता में अगले दिन पूरा परिवार पार्टी अटेंड करता है, जहां नंदिनी अपनी महंगी ड्रेस और महंगी ज्वेलरी में रील बनवाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा नंदिनी से किचन में पूरी बिलवा रही होती है। बहू, अब धीरे से अपनी बेली हुई पूरी तेल में डाल देना। नंदिनी कढ़ाई में बेली हुई पूरी डालती है कि तभी तेल की छोटी सी छींट नंदिनी के हाथ पर पड़ती है। ओ माय गॉड, मेरा हाथ जल गया। मम्मी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। बहू, कुछ नहीं हुआ है, इससे ज्यादा हम औरतों के हाथ पांव चलते रहते हैं। नहीं मम्मी जी, अब मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी वरना ये जलने का निशान मेरे हाथ पर रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बहू, ये निशान अपने आप चला जाएगा। तू खाना बना। नहीं बनाऊंगी मैं खाना, ये किचन अच्छा नहीं है। मेरे अब्रॉड में तो बहुत अच्छा किचन होता था जहाँ कोई नहीं चलता। आप लोग वैसा किचन बनाएंगे। बहू, तू पागल हो गई है क्या? अब्रॉड की तरह किचन हमारे मिडिल क्लास फैमिली में। तेरा दिमाग तो सही है? हाँ, मेरा दिमाग सही है। अगर आप किचन मॉडिफाई नहीं करवाओगी तो मैं अपने पापा को फोन करूंगी और अब्रॉड चली जाऊंगी। नंदिनी की जिद से परेशान अपने बचे हुए कुछ आखिरी पैसों से शारदा नंदिनी के लिए एक किचन मॉडिफाई करवाती है। अब शारदा के मिडिल क्लास घर में मॉड्यूलर किचन बन जाता है। बहू, तूने इतना बड़ा किचन तो बनवा लिया, अब खाना बनाना भी सीख ले जरा। मैं क्यों खाना बनाना सीखूं? हम खाना बनाने के लिए शेफ हायर करेंगे। मैं ऑनलाइन शेफ ढूंढ रही हूँ। जैसे कोई अच्छा शेफ मिलेगा मैं उसे हायर कर लूंगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शारदा छत से उतर रही होती है। हे भगवान, घर का खर्च कैसे चलेगा? EMI भरनी है, राहुल और प्रीति की कॉलेज की फीस भरनी है और वो बहू शेफ देख रही है। वो भी अपनी जिद पर अड़ जाएगी। क्या करे, कैसे होगा? ये सब सोचते हुए शारदा सीढ़ियों से फिसलती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। पूरा परिवार शारदा को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। जी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे जी, क्या हुआ है मेरी बीवी को और कितना खर्चा आएगा? इनके सिर में गहरी चोट लगी है और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये सुनते ही रामलाल जमीन पर गिर जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर तुरंत रामलाल को वेंटिलेटर पर लेटाते हैं। देखिए राघव, घर के बड़े बेटे आप हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ, आपके पिता को हार्ट अटैक आया है, मेजर इशू है। इनके ऑपरेशन के लिए भी 5 लाख रुपए लगेंगे। राघव बेटा, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे बहू बेटों को बचा ले राघव। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने झूठी हवाबाजी दिखाकर तुमसे शादी की और अपने मिडिल क्लास मम्मी पापा को इतना परेशान कर दिया कि आज उन्हें हार्ट अटैक आया है। तुम अपने मायके वापस चली जाओ। मैं अपने मम्मी पापा को नहीं खो सकता, मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर राघव नंदिनी को अब्रॉड भेज देता है। वहीं राघव मार्केट से पैसे उधार लेकर हॉस्पिटल की फीस भरता है और धनंजय के गैरेज में काम करने लगता है। ना मैं हवाबाजी करता, ना मेरी मम्मी पापा की सारी सेविंग्स खर्च होती और ना ही उनकी तबीयत खराब होती। सब मेरी गलती है। रात के 12 बजे राघव अपने मालिक धनंजय के गैराज में काम कर रहा होता है। तभी वहां नंदिनी आती है। राघव, तुमने कुछ खाया या नहीं? नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर इतना याद है कि शादी में मैंने भी प्रॉमिस किया था कि हर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दूंगी। और ये प्रॉब्लम तो मेरी ही क्रिएट की हुई है। सारी जिद तो मेरी ही थी ना, तो अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अरे मुझे पता था, हवाबाजी ही सही पर हमारा प्यार असली था। पर नंदिनी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें खुश रख पाऊं। तुम्हारी जितनी हैसियत है मैं उतने में ही खुश रह लूंगी, पर रहूंगी तुम्हारे साथ ही। नंदिनी अपने ससुराल वापस लौट जाती है और अपनी सास की रसोई संभालती है।
आज यूट्यूब पर देखकर मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। आज यूट्यूब देखकर अपने ससुराल वालों के लिए रोटी सब्जी बनाऊंगी और अपने सास ससुर के लिए खिचड़ी। करोड़पति बहू अपनी सास की रसोई में यूट्यूब देखकर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं पड़ोसन खिड़की के बाहर खड़ी बातें करने लगती हैं और कुकर की सीटी बजती है। अरे वाह, ये करोड़पति बहू आज अपनी सास की रसोई संभाल रही है। मुझे तो लगा सिर्फ पैसे उड़ाना ही आता है इसे। शारदा, रामलाल, अब तेरे बहू बेटे समझदार हो गए हैं। तेरा बेटा काम कर रहा है और तेरी बहू तेरी रसोई संभाल रही है। नंदिनी सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है और रामलाल और शारदा को कमरे में अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है। फिर नंदिनी राघव के साथ गर्मी में गैराज में काम करने लगती है। ऐसी एक रात दोनों के हाथ और चेहरे पर ग्रीस लगा होता है। अरे एक बार ये इंजन डिजाइन हो जाए, हमारे मॉडल पर परफेक्ट बैठेगा। जरूर डिजाइन होगा। आज पूरी रात जागकर हम इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। पूरी रात जागकर राघव और नंदिनी अपने इंजन को डिजाइन करते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। राघव दिन में धनंजय के गैराज में काम करता है और रात में अपनी गाड़ी डिजाइन करता है। 1 महीने बाद राघव एक स्टाइलिश गाड़ी डिजाइन कर लेता है। वहीं रामलाल और शारदा भी अपने पैरों पर खड़े होते हैं। आज पहली बार मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसने अपनी जिम्मेदारी समझी है। और मुझे अपनी बहू पर गर्व है। उसने भी बखूबी मेरी रसोई संभाली है। मम्मी पापा, इस गाड़ी को पेटेंट कराकर मार्केट में उतारते ही मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। आज का दिन बीतता है। अगले दिन अखबार में राघव की बनाई डिजाइन की गाड़ी की फोटो छपती है, पर नाम धनंजय का होता है। मैंने इसे बताया था कि मैं गाड़ी डिजाइन कर रहा हूँ। इसने मेरी डिजाइन चोरी की है और पेटेंट भी करवा लिया। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम निराश क्यों होते हो? हम इस पर केस करेंगे। इतनी आसानी से मैं अपने पति को कैसे हारने दूंगी? नंदिनी कोर्ट में केस करती है। जज साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये गाड़ी इन्होंने डिजाइन की है। आप इन्हें सजा दीजिए। इन्होंने कोर्ट का वक्त जाया किया है। सर, कोई फैसला सुनाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं धनंजय से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। नंदिनी कटघरे में आती है। अगर ये गाड़ी आपने डिजाइन की है तो बताइए इसका इंजन कौन सा है, टॉर्क कितना है, पेट्रोल की कैपेसिटी कितनी है, टॉप स्पीड कितनी है? मिस्टर धनंजय, चुप क्यों हैं आप? सर, इसकी लड़खड़ाती जुबान बता रही है कि इसे कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है कि गाड़ी इसने डिजाइन की हो और इसे कुछ नहीं पता हो? हमें इस गाड़ी की पूरी नॉलेज है। ये गाड़ी हमने रीडिजाइन की है। सबूत मेरे पति के हाथ में लगी चोट गवाह है कि दिन रात इन्होंने मेहनत करके ये गाड़ी की डिजाइन की है। जज के सामने सारी सच्चाई आती है। धनंजय को जेल हो जाती है और राघव की गाड़ी राघव के नाम पेटेंट हो जाती है। अपनी कमाई पैसों से राघव अपने घर के सारी कर्ज उतार देता है और एक सुंदर बड़ा घर भी खरीदता है जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं। उद्घाटन में नंदिनी के माता पिता और चाचा भी आए होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैंने रेंट की गाड़ी और अपने माता पिता और आप लोगों को धोखे में रखकर शादी की थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी इस नादानी की वजह से आज मेरी बेटी समझदार हो गई है, वरना मेरे लाड प्यार में उसे पैसों की कदर करना कभी सिखाया ही नहीं था। राघव हवाबाजी छोड़कर अपनी ऑटोमोबाइल्स की पढ़ाई पूरी करता है और सुंदर सुंदर गाड़ियों की डिजाइन बनाता है। वहीं नंदिनी शारदा के साथ रसोई में हाथ बटाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।